बॉलीवुड की सबसे ग्रेटेस्ट फिल्म और सलमान भाईजान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बजरंगी भाईजान के राइटर वही है जिन्होंने RRR, बाहुबली और मगधीरा जैसी फिल्मों को लिखा है। वी विजेंद्र प्रसाद जी, जो कि SS राजामौली जी के पिताजी हैं। SS राजामौली जी ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई है उन सभी पिक्चरों की कहानी को उन्हीं के पापा जी ने लिखा है। और अगर आप लोगों के माइंड में चल रहा हो ना कि SS राजामौली जी के पापा जी SS राजामौली की वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर पॉपुलर हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने करियर में 25 साल से भी ज्यादा फिल्मों को लिखा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में जानकी रमणा मूवी के अंदर एज ए को राइटर शुरुआत करी थी। उसके बाद में जो उन्हें पहली सक्सेसफुल फिल्म लिखने का मौका मिला था वो थी बबली सिम्बा, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सक्सेसफुल फिल्म भी रही थी। 1995 के अंदर इनको गोहाना बुडुलू एंड अप्पाजी जैसी फिल्मों को लिखने का मौका भी मिला है। और यहाँ तक आते आते इनको इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी पहचान भी मिल चुकी थी। बट असली खेल शुरू हुआ था 2003 में, क्योंकि तब तक SS राजामौली का डायरेक्टर डेब्यू हो चुका था और उनकी सेकंड फिल्म होने वाली थी सिम्हाद्री, जिस फिल्म को राइट किया था वी विजेंद्र प्रसाद जी ने। एंड तब से लेकर अब तक इस डुओ ने बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस सुपर हिट मूवीज भी दी हैं और तेलुगु इंडस्ट्रीज को एक अलग ही पहचान दिलाई है। तो आखिरकार वी विजेंद्र प्रसाद जी अपनी फिल्मों को किस तरीके से लिखते हैं उसका जवाब उन्होंने खुद ने बताया है। और उन्होंने कहा कि मैं खुद दूसरी फिल्मों से इंस्पायर होकर अपनी फिल्मों को बनाता हूँ। इंस्पिरेशन और स्टील का मीनिंग आर्ट के मामले में सिमिलर माना जाता है। और अगर बात करूं मैं इनकी इंस्पिरेशन की, तो 1987 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था फांसीवादी पेंडम। और इस पिक्चर का प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है ना वो एक मर्डर देख लेता है। उसके बाद में वो बच्चा एक ड्रंकन मैन चिरंजीवी सर को मिलता है और उसके बाद में वो बताने की कोशिश करता है कि किसने उन्हें मारा था। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो बच्चा है ना वो गूंगा और बहरा है। अब इसी फिल्म से इंस्पायर होकर के बनाई गई फिल्म बजरंगी भाईजान, जिसमें एक लड़की गूंगी और बहरी होती है और उसे पाकिस्तान जाना होता है और वो सलमान खान से टकरा जाती है। इसी के साथ मेरा सेकंड पॉइंट आता है सेम एलिमेंट। जब कोई राइटर अपनी फिल्म को लिखता जाता है तो उसकी राइटिंग के अंदर वो सेम चीज बार बार उसको झलकने लग जाती है। और वही कुछ होता है विजेंद्र प्रसाद जी सर के राइटिंग के साथ में। अगर आप उनकी फिल्मों को ओवरऑल देखने के लिए जाओगे तो SS राजामौली जी ने अपने करियर में जितनी भी एक्शन फिल्म्स बनाई है ना, वो सारी की फिल्में आपको सिमिलर सी ही नजर आती है। बिकॉज ऑफ हिज फादर। आओ मैं तुम्हें सेम एलिमेंट सामने गिना देता हूँ। सबसे पहला आता है सेवियर। अगर आप लोग बाकी की फिल्मों के अंदर मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो को देखने जाओगे तो दंगल जैसी फिल्म के अंदर वो कुश्ती सिखाता है, वॉर जैसी फिल्म के अंदर वो देश को बचाता है, मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों के अंदर वो लाइफ लेसन दे करके जाता है। और इसी तरीके से कि किसी भी कैरेक्टर का एक मोटिव होता है कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर का, और वही आप अगर वी विजेंद्र प्रसाद जी के मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो का मोटिव देखने जाओगे तो वो एक सेवियर की तरह आप लोगों को नजर आता है, जो लोगों को बचाने का काम करता है या फिर लोगों की भलाई करता है, और वो भी एक्शन के जरिए। और अगर मैं बात करूँ ना सिम्हाद्री फिल्म की, तो उसके अंदर वो एक गांव को बचाता है। अगर बात करूँ मैं साई फिल्म की तो उसके अंदर वो अपने कॉलेज को बचाता है। अगर बात करूँ मैं छत्रपति फिल्म की तो वहां पे वो स्टेट के लोगों को बचाता है। विक्रमाकुडु की जैसी फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो वो एक गाँव को बचाता है। बाहुबली जैसी फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो वो एक साम्राज्य को बचाता है। और RRR जैसी फिल्म के अंदर वो एक देश को बचाता है। इसी तरीके से वो अपने सेवियर कैरेक्टर को लिखते हैं। और सेवियर कैरेक्टर के साथ में वो शुरुआत होती है कि करप्शन की, जो कि सेकंड एलिमेंट आपको सेम नजर आता है। अगर कोई सेवियर कैरेक्टर लिखा जाता है तो वो बुराई से लड़ता है, उसकी बुराई करप्ट होती है। और बाहुबली में जैसे कि वो साम्राज्य करप्ट था तो सिम्हाद्री के अंदर वो शहर करप्ट था। इस तरीके से करप्ट इन्वायरमेंट के अंदर ही वो जब आप अपने कैरेक्टर को डालोगे तभी तो वो लोगों को बचाता है। एंड थर्ड पॉइंट वो आता है कि जब वो करप्शन से लड़ता है तो कोई ना कोई सेकंड पर्सन उसकी कोई ना कोई मदद जरूर से करता है। जैसे कि बाहुबली फिल्म के अंदर कटप्पा का कैरेक्टर, मगधीरा के अंदर शेर खान का कैरेक्टर, और सिम्हाद्री के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर, और साई जैसी फिल्म के अंदर एक कॉलेज स्टूडेंट का कैरेक्टर। एंड कभी कभी साइड कैरेक्टर एज ए फनी रोल भी प्ले कर देते हैं। जैसे यमडोंगा फिल्म हो गई हो या फिर विक्रमाकुडु जैसी फिल्म हो गई हो, साइड कैरेक्टर होता जरूर है पर वो सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए ही डेवलप किया जाता है एंड उसी कैरेक्टर को कॉमेडी पर्पस के लिए लिखा जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट आता है मेरा फ्लैशबैक SS राजामौली जी की फिल्मों में बहुत ही ज्यादा कॉमन एंड इवेंट होता है। और फ्लैशबैक इसलिए नहीं होता कि कुछ हमें बताना है, फ्लैशबैक के जरिए वो आपको एक और कहानी डेवलप करते हैं, एक और कहानी वो पर्दे पर चलाते हैं। समटाइम्स वो हीरो की कहानी होती है, समटाइम वो किसी और कैरेक्टर की कहानी होती है, जिसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि RRR जैसे फिल्म के अंदर रामचरण का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर की कहानी दिखाई जाती है और रामचरण का मोटिव आपको समझाया जाता है। इवन बाहुबली जैसी फिल्म के अंदर फ्लैशबैक दिखाया जाता है शिवा के फादर यानी कि महेंद्र बाहुबली का। मगधीरा जैसी फिल्म के अंदर उसके पुनर्जन्म का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। विक्रमाकुडु जैसी फिल्मों के अंदर एक अलग ही पुलिस ऑफिसर का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। सिम्हाद्री जैसी फिल्म के अंदर हीरो का ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और जब वो किसी
दूसरे शहर गया था तो उसने वहां पर क्या किया था। एंड ये जो चारों के चारों जो एलिमेंट है ना, वो जो मैंने आपको बताया ना, ये एलिमेंट सिर्फ एस राजामौली जी की फिल्मों में ही नहीं, वो वी विजेंद्र प्रसाद जी की फिल्मों के अंदर भी नजर आता है, जो कि वो अदर डायरेक्टर्स के साथ में वर्क किया जाता है। उन फिल्मों के अंदर भी ये सारी चीजें आप लोगों को सेम नजर आती है। एंड लास्ट के अंदर दो और एलिमेंट्स आते हैं जिनको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा तेलुगु इंडस्ट्री से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि मैं साउथ की हिंदी डब्ड मूवीज बहुत पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं साउथ इंडस्ट्री से बहुत पहले से वाकिफ हूँ। मतलब हम लोग इन लोगों को जानते हैं, और साउथ इंडस्ट्री स्पेशल तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर औरतों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है। लाइक वहाँ पे जो हीरो होता था ना, उसके आसपास में एक दो तीन लड़कियां तो होती ही थी, पता नहीं क्यों बस होती थी। और वहाँ पे आपको एज आइटम सॉन्ग ही वहाँ पर दिखाया जाता था, जो ऑडियंस के लिए बनाया जाता था। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें से एक आता है कॉमेडी कैरेक्टर। फिल्म के अंदर अचानक से कोई कॉमेडी कैरेक्टर आता है और वो कॉमेडी करके चला जाता है, उसका प्लॉट से कोई लेना देना नहीं होता है, बस वो कॉमेडी पर्पज के लिए बनाया जाता है। और ये जो है ना, वो कॉमन एलिमेंट होते थे, और यही कॉमन एलिमेंट्स आप लोगों को वी विजेंद्र प्रसाद जी की हर एक मूवी के अंदर, हर एक राइटिंग के अंदर नजर आते हैं। लाइक छत्रपति जैसी फिल्म, सिंहाद्री जैसी फिल्म के अंदर आपको दो दो गर्लफ्रेंड्स मेन कैरेक्टर में देखने को मिलती है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और हाँ, साल 2010 के बाद में उनकी राइटिंग में मेजर चेंजेस आए हैं, और वो वुमन को ऑब्जेक्टिफाई ज्यादा नहीं किया जाता है। तो इस पॉइंट को मैंने इसीलिए सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। एंड इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या ऐसे राजामौली अपने पिताजी की कहानियों के बिना फिल्म बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना और माइंड को थोड़ा सा ओपन कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वी विजेंद्र प्रसाद जी की अदर फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि उन्होंने अदर डायरेक्टर्स के साथ में बनाई है। तो 2004 के अंदर एक फिल्म आई थी विजेंद्र वर्मा नाम से, जो कि डीप बॉन्ड आइडेंटिटी मूवी प्लॉट को इंस्पायर करके बनाया गया है। एंड इस फिल्म के अंदर भी आप लोगों को दो तीन लड़कियां देखने को मिल जाती है, जो कि हीरो के आसपास मंडराती रहती है। इस फिल्म के अंदर भी आपको एक कॉमेडी कैरेक्टर देखने को मिलता है। इस मूवी के अंदर भी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। इस मूवी के अंदर भी हीरो के सेवियर की तरह होता है, जो हैदराबाद के लोगों को बचाता है और देश का नाम रोशन करता है। एंड इन सब सेम एलिमेंट के होने के बावजूद इस मूवी की IMDb रेटिंग है 2। एंड उसके पीछे का रीजन है इस मूवी का बहुत ही घटिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। अब इस मूवी के उस टाइम के कुछ सीन्स इतने ज्यादा इलॉजिकल थे, तो इन्हीं सीन्स के पीछे का रीजन कौन है? तो ऑब्वियसली एक डायरेक्टर जिसने ऐसे सीन्स को घटिया तरह से शूट करा होगा और हमारे सामने ऐसे सीन्स को प्रेजेंट करा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये बनता है कि वी विजेंद्र प्रसाद सर की जो राइटिंग वर्क है ना, वो बहुत ही ज्यादा एवरेज है, और जब आप किसी बुरे डायरेक्टर के हाथ में उसे दोगे ना, तो वो उसे और भी ज्यादा बुरा बना देगा। इसे आप उनकी एक और फिल्म के एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझो, जहाँ पे आता है बजरंगी भाईजान। उस फिल्म को डायरेक्ट करा है कबीर खान ने, और कबीर खान ने उसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है। और कबीर खान के प्रीवियस फिल्मों को उठाकर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, और जो कि एक बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टोरी को भी बहुत ही कमाल के बना देते हैं, और इसीलिए वो ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स है। और जब वी विजेंद्र प्रसाद जी की स्टोरी एक टैलेंटेड डायरेक्टर के पास में गई, तो उसने बहुत ही कमाल की फिल्म आप लोगों के सामने सर्व करी है। जिसे तीसरे एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मणिकर्णिका और थलाइवी, इन दोनों ही पिक्चरों की स्टोरी को वी विजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही ठंडा नजर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि विजेंद्र प्रसाद जी को एक अच्छा डायरेक्टर और एक स्क्रीन राइटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब वी विजेंद्र प्रसाद जी खुद मूवी बनाने की कोशिश की तो वो मूवी बहुत ज्यादा बुरी थी। तो ही इज नॉट अ गुड डायरेक्टर। एंड इसी के साथ अगर मैं एस राजामौली जी के ऊपर आऊँ, तो उन्होंने अपने पिताजी के अंडर में तो सारी फिल्मों को बनाया है, सिवाय 2 फिल्मों को छोड़ करके, स्टूडेंट नंबर 1 और एक न जाने कौन सी मूवी है, मुझे नाम नहीं पता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट नंबर 1 मूवी की। तो स्टूडेंट नंबर 1 पिक्चर को 2 डायरेक्टर्स ने मिलकर के डायरेक्ट करा था। तो सबसे फर्स्ट डायरेक्टर है एस राजामौली एंड सेकंड डायरेक्टर है राघवेंद्र राव। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राघवेंद्र राव जी ने एस राजामौली जी को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इन सीन्स को किस तरीके से शूट करना है, ना कि एस राजामौली जी की क्रिएटिविटी को यूज किया गया है। और सिंहाद्री फिल्म के अंदर आप लोगों को ओरिजिनल एस राजामौली वर्क देखने को नजर आता है। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट नंबर 1 को हटा देते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इनकी नेक्स्ट मूवी के बारे में। तो वो फिल्म थी मरियागु रमन्ना। तो इस फिल्म का ना जो बॉलीवुड के अंदर रीमेक के बादशाह ने रीमेक कराया है सन ऑफ सरदार के नाम से, और इस फिल्म को लिखा है के कच्ची जी ने, जो एक हॉलीवुड फिल्म पर बेस करती है। और इसमें वी विजेंद्र प्रसाद जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और इसीलिए आप लोग जब इस पिक्चर को देखने के लिए जाओगे तो आपको एक कॉमन मैन नजर आता है, जो कॉमन मैन कोई सेवियर का काम नहीं करता है, किसी भी लोगों को बचाने का काम नहीं करता है, और ना ही उसके 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती है। तो वो एक सिंपल साधारण आदमी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, जिसे देख करके लगता है कि ये तो लड़ भी नहीं पाएगा। और वाकई में वो पिक्चर के अंदर लड़ भी नहीं पाता है। इतनी कॉमन ये पिक्चर की कहानी है। तो ये तो पहले
पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आता है इसी फिल्म से रिलेटेड कि इतनी कॉमन फिल्म की कहानी को एस एस राजामौली जी ने अपनी स्क्रीन प्ले और अपने डायरेक्शन से इतना कमाल का बना दिया कि इस फिल्म को देखते वक्त पर्सनली मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया और बहुत ही कमाल की ये फिल्म है। सो बेसिकली एस एस राजामौली जी डोंट नीड एनीवन, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय अपने पापा की स्टोरी लाइन के। तो गुरु मेरा तो इतना ही कहना है कि उन्हें फिल्म से रिलेटेड इतनी सारी समझ है और स्क्रीन प्ले के ऊपर उनका हाथ इतना टाइटली जमा हुआ है कि वो एक सिंपल कहानी को काफी ज्यादा यूनिक वे के अंदर भी प्रेजेंट कर देते हैं। एंड इसीलिए आप तब से लेकर अब तक एस एस राजामौली जी की फिल्मों को देखते हुए आ रहे हो, पर आपको कभी भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने सेम कैरेक्टर को लेकर के अलग अलग कहानियां भी आप लोगों के सामने सर्व कर दी है। एंड गुरु साथ ही साथ में अगर विजेंद्र प्रसाद जी की अपकमिंग फिल्म जो महेश बाबू और एस एस राजामौली के साथ में है, उस फिल्म के अंदर भी आपको कुछ एलिमेंट जो है ना वो सेम देखने को मिलेंगे। एक सेवियर कैरेक्टर होगा, एक साइड कैरेक्टर होगा जो कॉमेडी करने के लिए आता है और किसी शहर या गांव को वो बचाने के लिए एडवेंचर जरूर करने वाले। ये एलिमेंट आपको उस पिक्चर के अंदर डेफिनेटली जरूर देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी कुछ नॉलेज मिली हो ना तो फटाफट से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।